एक ऐसी सुनामी जो बड़े से शहर को पानी के अंदर डुबा कर रख देती। लेकिन इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा था उन शार्क से जो अब पानी के अंदर एकदम आजाद होकर इंसानों को खाने लगी हैं। उन सारे शार्क्स के दांत ही इतने तेज थे कि वो इंसानों की बॉडी पार्ट्स ही अलग कर देते। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जॉस नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक बहुत ही फेमस बीच पर कोस्ट गार्ड का काम किया करता था। फिलहाल के लिए जॉर्ज कार के अंदर बैठकर आराम कर रहा होता है और वहाँ रॉरी नाम का उसका एक साथी आ गया। रॉरी तो जॉस से पूछ रहा था कि कल रात की पार्टी में तुम क्यों नहीं आए? मेरी बहन एंजल तुम्हारा वेट कर रही थी और अब शायद वो तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक्चुअल बात थी कि जॉश और एंजल एक दूसरे से प्यार करते थे और एंजल के भाई रॉरी को ये रिश्ता एक्सेप्टेड था। फिलहाल जॉश ने रॉरी को पानी के अंदर भेज दिया ताकि लोगों की देख रेख कर सके। वहीं जॉश खुद एंजल के पास चला जाता है उससे माफी मांगने के लिए। एंजल भी जॉश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कुछ ही समय के अंदर वो एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन प्रकृति को ज्यादा टाइम तक शांति बर्दाश्त नहीं हो सकती। वहाँ पानी के अंदर तो रॉरी ने एक जेट स्की उठाई और तुरंत ही आगे बढ़ने लगा। उसका यही काम था कि वो लोगों को आसपास ध्यान रखे और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई डूब रहा हो तो उन्हें बचा ले। ये पता चला कि रॉरी के पीछे एक आदमी भी तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है जो अब काफी अंदर पहुंच चुका था। इस बात का रॉरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं क्योंकि वो थोड़ा आगे निकल चुका होता है। पर उन्हीं चीजों के साथ हमें पानी के अंदर एक बड़ी परछाई दिखाई देती है। ये देखने से शार्क तो लग रही थी लेकिन इसका साइज काफी ज्यादा अजीब था। वो उसी बूढ़े आदमी के पीछे जाने लगी जैसे वो अटैक करने वाली है। सबसे पहले तो वो शार्क रॉरी के नीचे से गुजरती है और फिर बाद में उस बूढ़े आदमी के पैर को टच करने लगती है। अब वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सेंस कर पा रहा था कि उसके पैरों के नीचे कोई तो मौजूद है और जो भी है उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर के अंदर पता चला कि जो शार्क नीचे मौजूद थी उसने बूढ़े आदमी पर अटैक कर दिया है। बूढ़े आदमी को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला और पानी का कलर लाल हो चुका होता है, यानी खतरनाक शार्क ने अपने नुकीले दांत आदमी के बॉडी में घुसा दिए थे। रॉरी भी उस जगह पर था लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा होता। पर तभी किनारे पर मौजूद एक और गार्ड की नजर वहाँ पड़ती है और उसने तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया था। जॉर्ज ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो समझता है कि कैसे रॉरी खतरे में है। उसने तो आवाज देना स्टार्ट किया और एक जेट स्की लेकर उसे बचाने चला गया। लेकिन अभी भी रॉरी उससे काफी दूर होता है इसलिए रॉरी कुछ समझ नहीं पाता। जॉर्ज बार बार चिल्लाता है कि नीचे शार्क मौजूद है, पर ऑब्वियस बात थी कि पहुंचने से पहले ही उस खतरनाक शार्क ने रॉरी की बोट पर हमला कर दिया था। वो इतनी बुरी तरीके से अटैक करता है कि पानी के बाहर ही निकल गया। रॉरी की बोट टूट चुकी थी और बेचारा पानी के अंदर डूबने लगा। जॉश इसलिए जल्दी पहुंच रहा था वहाँ पर क्योंकि उस जगह पर रॉरी को ही उसने भेजा था, जबकि वहाँ की ड्यूटी खुद उसकी थी। जैसे ही रॉरी को थोड़ा ऊपर खींचता है तो पता चला नीचे वाला पैर का हिस्सा सब कट चुका है, यानी उस शार्क ने नुकीले दांतों की मदद से उसे आधे हिस्से में काट दिया था। जॉश की आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं, यानी कि रॉरी अब मर चुका था। वो शार्क जिसका पेट भरा नहीं होता वो तो रॉरी की बॉडी को भी खींच कर लेकर चली जाती है। पूरा पानी एकदम से लाल हो चुका था उसके आतंक से। बेचारा जॉश भी एकदम से सदमे में चला जाता है। उस मोमेंट के बाद जॉश ने वो जॉब छोड़ दी थी और इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानता था। उसने तो रॉरी की बहन एंजल से भी दूरियां बना ली होती हैं, यानी अब वो दोनों साथ में नहीं है। जॉश तो कई महीनों से अपने घर के अंदर ही बैठा है और कोई नॉर्मल जॉब करता है। उसकी जिंदगी बीच पर मौजूद एक एडवेंचरस गाय से कन्वर्ट होकर एक बोरिंग इंसान में कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी उस एक हादसे ने जॉश की पूरी जिंदगी बदल दी होती है। जॉश बेचारा अब एक ग्रोसरी शॉप के अंदर काम करता था और वहीं उसका आधे से ज्यादा दिन बीतता था। फिलहाल वो अभी भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक आसमान से एक कौवा उससे आकर टकराने वाला था। जॉश जैसे तैसे बचता है और किनारे पर देखता है दूर से। वो नोटिस कर पा रहा था कि कौवों का बहुत सारा झुंड बीच वाले रास्ते से शहर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। ये बात जॉश को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी क्योंकि पक्षियों का ऐसा बिहेवियर अलग ही तरफ इशारा करता है। पर फिलहाल जॉश कुछ भी सोच नहीं सकता था और वो वहाँ से चला गया होता है ग्रोसरी शॉप में। वहाँ वो तुरंत ही अंदर जाकर अपने काम में बिजी हो जाता है। अब उसी ग्रोसरी शॉप के अंदर हमें जेन नाम की एक दूसरी लेडी दिखाई जाती है। जेन यहाँ पर चोरी करने के पर्पज से आई थी। वो धीरे धीरे कुछ सामान अपने बैग और पॉकेट में भर रही होती है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद ये चोरी करते हुए उसे एक गार्ड ने देख लिया था। जेन भी जान चुकी थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। गार्ड ने अपने हायर मैनेजर को भी इन्फॉर्म कर दिया था इस बारे में। हमें पता चलता है कि जेन चोरी करके वहीं पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय रायन के पास चली गई है। वो उसका बॉयफ्रेंड था और जेन को चोरी करने की परमिशन देता, लेकिन इस बार गार्ड ने जब अपने मैनेजर को बताया तो दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। मैनेजर ने तो जेन को पकड़वाने के लिए पुलिस ऑफिसर को तो कॉल कर दिया होता है, साथ ही साथ उसने जेन के बॉयफ्रेंड रायन को भी जॉब से निकाल दिया था, यानी जेन की मदद से रायन भी अब फंस चुका है।
पर जेन के चेहरे को देखकर लगता नहीं कि उसे पुलिस कंप्लेन से कोई भी डर लगता है, लेकिन दूसरी तरफ रायन उतना ही ज्यादा डरा हुआ था। हमें तो अब जॉश दिखाया गया जो अपनी एक फ्रेंड के साथ सारे सामानों को इकट्ठा करके रख रहा था। जॉश ने तो अपनी दूसरे फीमेल फ्रेंड को ये बात बताई कि मैंने कई सारे कौवों को उड़ते हुए देखा था जो शहर की तरफ आ रहे थे। ये बात उसे कुछ अजीब लगी, लेकिन वो फीमेल फ्रेंड जॉश को ज्यादा सोचने के लिए नहीं कहती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो सकता है। जॉश भी जब अपना काम करने में बिजी हो गया तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो जब सामने दिख रहा था तो पता चला वो उसकी गर्लफ्रेंड एंजल है जो एक्चुअल में उससे मिलने के लिए आई थी। जॉश उसे इतने समय बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन तभी साइड में एंजल का दूसरा बॉयफ्रेंड आता है, यानी उसने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में। जॉश को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो नजर नीचे करके अपना काम करने लगा। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर एक शेरिफ आ जाता है जिसका नाम टियर होता है और इसे मैनेजर ने ही बुलाया था ताकि वो जेन को पकड़ ले। लेकिन यहाँ पता चला कि टियर कोई और नहीं बल्कि जेन का फादर है और वो अपनी बेटी को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। एक्चुअल बात ये थी कि टियर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता, इसी वजह से वो जेन को टाइम नहीं दे पाता और जेन उससे गुस्सा रहती। टियर तो अपनी बेटी जेन को डांटते हुए पार्किंग एरिया में लेकर चला आता है। ये तो कंफर्म था कि वो उसे पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाएगा, सिर्फ उसे समझाएगा ताकि आगे चलकर वो कोई गलती ना करे। गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद अचानक टियर की नजर गई एक आदमी के ऊपर जो अंदर की तरफ एक गन लेकर जा रहा था, इसीलिए वो जेन को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर उसके पीछे चला जाता है। हमें तो पार्किंग एरिया में एक और कपल दिखाए जाते हैं जो बहुत खुश थे और यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। अब वो आदमी जिसके पास गन होती है वो धीरे धीरे शॉप में घुसा और मैनेजर के रूम में जाकर बंदूक पॉइंट कर दी, लेकिन मैनेजर कह रहा था कि यहाँ कोई कैश नहीं है। लेकिन वो बुरा आदमी जानता था कि कैश किस तिजोरी में रखे गए हैं, इसीलिए वो डरा धमकाकर मैनेजर से वो सारे पैसे लेने लगा। अब जैसे ही वो बंदूक पॉइंट करके ग्रोसरी शॉप में बाहर निकलता है तब तक टियर ने भी अपनी बंदूक निकालकर उसे घेर लिया था। लग रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ से पीछे की तरफ एक और मास्क मैन आ जाता है, यानी वो दोनों साथी थे और उसने तो एक लड़की के ऊपर पॉइंट करके भी रखा था। यानी अब बेचारा टियर जो हीरो बनना चाहता था वो अब बुरी तरीके से फंस चुका है। जरा से भी गलती उसकी और सिविलियंस की जान खतरे में डाल देगी, इसलिए टियर को सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। वहाँ पार्किंग एरिया में रायन तुरंत ही पहुंच जाता है जेन के पास। रायन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी जॉब चली गई, पर जेन ऐसा नहीं सोचती। वो ये बोल रही थी कि अब तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरे साथ तुम रहोगे। इन्हीं चीजों की वजह से रायन और जेन के बीच में बहस छिड़ जाती है। जेन रायन से काफी गुस्सा हो गई थी क्योंकि जैसा वो बोल रही होती है वैसा रायन नहीं करता, इसलिए वो गुस्से में सीधा वहाँ से होते हुए ग्रोसरी शॉप के अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी। अचानक अब जॉश को गोली चलने की आवाज आती है और वो तुरंत ही बाहर वाले एरिया में आ जाता है। उसने अपनी आंखों से साफ देखा कि दोनों चोर वहाँ पर मौजूद हैं और उनमें से एक ने तो कैशियर को जान से मार दिया है। एंजल भी उनके कब्जे में है और जॉश नहीं चाहता कि एंजल को कुछ भी हो। टियर भी बेचारा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि इससे और भी लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। जॉश भी बेचारा एकदम सुन्न होता है कि आगे चलकर वो क्या करे, लेकिन उनमें से आगे कोई कुछ कर पाता इससे पहले एक भयानक घटना हो गई। ये घटना उन चोरों के दोस्तों की गैंग नहीं कर रही थी, बल्कि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर होती है जो बड़ी बड़ी समुद्र की लहरों के रूप में आ रही थी। पता चला कि पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है कि वहाँ पर सुनामी आने लगी। बीचेस से होते हुए वो सारा पानी शहर के अंदर भरने लगा और कुछ ही सेकंड के अंदर शहर पूरा डूब जाता है। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सब के सब मारे गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों की बॉडी टूट फूट कर अलग हो जा रही थी और वहाँ जो ग्रोसरी शॉप होती है उसमें भी भारी भरकम पानी भरने लगा। सबसे पहले पार्किंग एरिया में और फिर ऊपर की तरफ जहाँ जॉश और सारी चोर मौजूद थे। सबके सभी को इतनी बुरी तरीके से चोटें लग रही थीं कि उनकी जान ही निकल जाती। रायन जो कि उस वैन में बैठा हुआ था और जेन का इंतजार करता है, उसकी भी वैन पानी के अंदर डूबने लगी और वो कपल जो अभी अभी शॉप में जाने की बात कर रहा था वो भी पानी के बीच में फंस गया। यानी कि उस जगह पर किसी को भी रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। सभी इतने ज्यादा डर चुके थे कि एक एक करके उनकी जान निकलने लग जाती। किसी के बॉडी कट गए होते हैं और गले कटकर अलग हो गए होते हैं, तो वहीं कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, वो पानी के अंदर डूबकर मारे गए। यानी कि अब ये नेचुरल डिजास्टर पूरे शहर के अंदर बुरी तरीके से फैल गई है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो बच गए होते हैं, जैसे कि जॉश, टियर और वो एक चोर जो पहले आया था। पता चला कि टियर के पैर में एक नुकीली रॉड घुस गई है जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था। जैसे तैसे जॉश टियर को पकड़कर ऊपर लेकर आता है और थोड़ी देर में वहाँ जेन आ गई थी। वो अपने फादर को इस हालत में देखकर काफी डर गई होती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें गले भी लगा लेती है कि एटलीस्ट वो जिंदा हैं।
तभी अचानक जीन को अपने बॉयफ्रेंड रायन का ख्याल आया, जो नीचे की तरफ पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रहा था। वो उसे बचाने तो जाती है, लेकिन वो पहला वाला चोर उसे कहने लगा कि नीचे तो कोई बचा ही नहीं होगा, इसलिए तुम अपने बॉयफ्रेंड को तो भूल ही जाओ। बेचारी जेन के होश ही उड़ चुके थे और उसे कुछ समझता ही नहीं। पता चला कि रायन अभी भी जिंदा है और वैन के अंदर है। उसने जैसे तैसे मिरर तोड़ा और पानी से बाहर निकलने लगा। पहले तो उसे लगा कि ये सब सपना है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ सुनामी आ चुकी थी और वो सब फंस चुके होते हैं वहाँ पर। अचानक रायन जब आगे बढ़ रहा था तो उसे लगता है कि पैर के नीचे कोई तो है जो उसे खींच रहा है। वो तो तुरंत ही आसपास नजर घुमाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर सभी बुरी तरीके से फंसे हुए थे। कई लोगों की डेड बॉडीज तैर रही होती हैं, तो कईयों की तो जान ही निकल गई। बाद में ये पता चलता है कि स्टोर का मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड भी बच गए हैं। वो जैसे तैसे बाकियों के पास एकदम ऊपर आने लगते हैं। तभी जॉस की तुरंत ही नजर जाती है एंजल के ऊपर और वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए पानी में कूदा। भले ही अब वो दोनों साथ नहीं है, लेकिन जॉस उसे पसंद करता है। जैसे तैसे वो एंजल को अपने साथ ऊपर वाले हिस्से में लेकर जाने लगा। तभी अचानक जॉस देख पा रहा था कि कोई तो चीज है जो लोगों को पानी में खींच रही है। अब ये क्या चीज थी वो ज्यादा ध्यान तो नहीं देता और एंजल को बचाकर ऊपर लेकर आ जाता है। वो दूसरा चोर जिसका नाम बैन होता है, फिलहाल तो वो यही सोचने लगा कि बाहर कैसे निकला जाए। पता चला कि उसका पहला वाला साथी जिसने गन चलाई थी वो मर चुका है और जब तक वो सब यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई रेस्क्यू टीम उन्हें देख भी नहीं पाएगी। उन्हें यही लगेगा कि हम सब मर चुके हैं। तो इसी वजह से जॉस, टियर और बाकी सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। अंदर गोता लगाकर जब वो दूसरे गेट की तरफ गए तो पता चला वहाँ पर एक बड़ी सी ट्रक आकर टकरा गई है। वो ऐसे स्टॉक हो गई थी जिससे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, यानी वो मेन एंट्रेंस तो एकदम से बंद ही हो चुका था। पता चला कि जॉस की नजर एक बार फिर से उन्हीं चीजों के ऊपर जाती है जिन्हें कोई पानी के अंदर खींच रहा था। ये चीज तो टियर और बाकी लोगों ने भी देखी और सभी को कहा कि वो ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएं। जैसे तैसे सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन बेचारा सिक्योरिटी गार्ड लेट हो जाता है। तब जाकर उन्हें असली खतरे का एहसास हुआ कि पानी के अंदर इतनी बड़ी शार्क मौजूद है कि वो अपने नुकीले दांतों से उसी सिक्योरिटी गार्ड के निचले पार्ट को खाने लगी है। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड तेजी से चिल्लाते हुए अपना हाथ भी देता है। एंजल, जेन, जॉस कई लोगों से पकड़कर खींच रहे थे, लेकिन तब तक शार्क ने उस पर अटैक कर दिया था। वो इतने नुकीले दांतों से उस पर हमला करती है कि सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी पार्ट्स ही अलग हो गए। जेन और जॉस ने जो हाथ पकड़ा हुआ था वो हाथ कटकर निकल जाता है और बेचारा वो सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरीके से मारा गया। वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम दहशत में आ गए थे कि एक तो सुनामी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से ये खतरनाक जानवर जो पानी में जाते ही सभी की जान ले लेगा। यानी कि अब वो फ्रीली पानी में कूदकर यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। अब उसी स्टोर के नीचे वाली पार्किंग एरिया में पूरा पानी भर चुका था। रैन जैसे तैसे अपनी वैन से बाहर निकलकर आसपास देखता है तो सिर्फ लोगों की डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी, जैसे कि उन्हें कोई धीरे धीरे खाते जा रहा है। हमें थोड़ी ही दूरी पर एक कार के अंदर वही कपल दिखाई दिया जो ऑब्वियसली एक जगह पर फंस चुके थे। उन कपल में से वो लेडी कह रही थी कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है, हमें सनरूफ से आगे बढ़ना चाहिए। वो मेल मेंबर जब दूसरी तरफ देखता है तो उसे रायन दिखाई देने लगा। वो तो उसे जैसे ही आवाज देता है तभी पता चला वो शार्क उनकी कार पर अटैक कर रही है। वो दोनों कपल तो एकदम डर गए थे और शार्क ने तो उनका मिरर तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। एकदम पैनिक होकर वो रायन से मदद मांगते हैं, लेकिन रायन कहने लगा कि तुम जितना चिल्लाओगी वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी, इससे अच्छा है कि शांति से तुम एक जगह पर बैठे रहो। बट शॉकिंग बात ये थी कि वो शार्क अभी भी वहीं पर घूम रही होती है। जरा भी ध्यान हटी तो दुर्घटना तो घटेगी ही। ऊपर और भी ज्यादा माहौल गर्म हो चुका था क्योंकि जॉश और उसके साथी जब वेट कर रहे थे तो एक छोटा धमाका हुआ। इससे बहुत ही हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी की वायर नीचे गिरने लगती है। वो तो पानी की जरा सा ही ऊपर थी और लटक रही होती है। सभी समझ गए थे कि ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी आई तो वो सब मारे जाएंगे और तो और वो खतरनाक शार्क भी हमारा ही इंतजार कर रही है। यानी हर तरफ से वो ट्रैप तो हो ही गए हैं। जॉस तो स्टोर के मैनेजर से अब पूछने लगा कि उस इलेक्ट्रिसिटी को बंद करने का रूम कहाँ पर है। तब मैनेजर ने स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। तो अब ये कंफर्म बात थी कि उन्हें वहाँ पर जाकर पूरे सिस्टम को बंद करना ही होगा, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी रुक पाएगी और वो सब सेफ रहेंगे। लेकिन नीचे वहाँ शार्क इंतजार कर रही होगी तो उन्हें उससे बचने का रास्ता तो निकालना ही होगा। तब जाकर एंजल का वो दूसरा बॉयफ्रेंड जिसका नाम स्टीव था वो बताने लगा कि शार्क ह्यूमन स्मेल और ह्यूमन के बनावट की वजह से अट्रैक्ट होती। अगर हम ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो वो हम पर अटैक जरूर करेगी। इस वजह से स्टीव ने एक अच्छा प्लान बताया। वो खुद जाने का वहाँ पर डिसाइड करता है क्योंकि उसे तैरना आता था। उसने अपनी पूरी बॉडी पर एक ऐसा केज टाइप का लगा दिया जिससे कि शार्क उसके पास ही नहीं आ पाएगी और तो और वो सिर्फ इतना समझेगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक सामान है। टीम ने तो अपने बॉडी पर कुछ अजीब तरीके के स्मेल भी लगा लिए थे।
बट यहाँ एंजल काफी परेशान हो रही थी क्योंकि पानी में हर तरफ खून फैला होता है और वो शार्क स्टीव की तरफ अटैक जरूर करेगी, पर किसी को तो ये करना ही था सभी की जान बचाने के लिए। स्टीव बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है और लगातार वो स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ रहा था। पानी में मूवमेंट देखते ही वो शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चलती है। पहले तो लगा कि वो स्टीव को कच्चा चबा जाएगी। शार्क बिल्कुल भी अटैक नहीं करती और वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। स्टीव अब जैसे तैसे स्टोरेज रूम तक पहुँच गया, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा होता क्योंकि ऑक्सीजन पाइप उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस बटन तक नहीं पहुँच पाता। तब जाकर स्टीव ने वो ऑक्सीजन पाइप निकाल दी और फिर जाकर बंद कर दिया। हालांकि उसने काम खत्म कर लिया होता है, लेकिन अब जब वो ऊपर तैरने की कोशिश करता है तो उसने जो भारी भरकम केज पहना हुआ था उसकी वजह से वो तैर ही नहीं पाता। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो जरा भी हिल नहीं पा रहा था। और तो और उसने ऑक्सीजन पाइप भी छोड़ दी होती है जिसे कि जॉश ने ऊपर खींच लिया था। कुछ ही देर के अंदर बेचारा स्टीव तड़पता रह गया और वहीं पर दम घुटने के कारण मारा जाता है। ऊपर मौजूद जॉश और एंजल खाली ऑक्सीजन पाइप सिलेंडर देखकर ये समझ गए थे कि शायद स्टीव अब मर चुका है। सबसे ज्यादा झटका तो एंजल को लगा था क्योंकि भले उसका असली प्यार जॉश था, लेकिन स्टीव ने उसे बहुत अच्छे दिन दिखाए थे। वहाँ का माहौल इतना ज्यादा शांत हो गया क्योंकि कितने सारे लोगों की मौतें उन्होंने देख ली थी। अब तो शायद वो होप भी हारने लगे थे कि यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के मरने के बाद एंजल बहुत ही उदास बैठी हुई होती है, लेकिन जेन उसके पास जाकर समझा रही थी कि हमें सिचुएशन से निकलना होगा। अगर जो चला गया है वो वापस तो कभी नहीं आने वाला। हमें अब पार्किंग एरिया में दिखाया गया जहाँ पर वो शार्क घूम रही थी। पता चला कार के अंदर जो कपल फंसा हुआ है उनकी कार डूबने वाली है। पानी अगर चला गया तो वो शार्क उन पर अटैक कर ही देगी। इसलिए अब रायन उनकी मदद करता है और उसने जैसे तैसे एक डेड बॉडी का हाथ निकाला और पानी के अंदर खून गिराने लगा। इन सारी हलचल की वजह से वो शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। रायन ने उस कपल को इशारा भी कर दिया कि तुम सब कार से निकलकर किसी ऊंचे वाले एरिया पर चले जाओ। दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन अब शार्क तो उनका पीछा करने लगी थी। दोनों बहुत ही ज्यादा खतरे में होते हैं, लेकिन कपल में मौजूद उस लड़के ने अपने एक छोटे कुत्ते को पानी में फेंक दिया। कुत्ता हलचल कर रहा था जिससे कि शार्क उसकी तरफ चली गई और इतने अच्छे डिसीजन की वजह से उन दोनों कपल की जान बच जाती है। लेकिन उस कपल में जो लड़की मौजूद थी वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि वो कुत्ता उसका बहुत ही ज्यादा पालतू था। अब वो बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करने लगा कि ये बहुत ही पागल लड़की है, अपनी जान से ज्यादा इसे अपने कुत्ते की जान प्यारी है। वहीं अब ऊपर की तरफ उन लोगों ने वेंटिलेशन वाले एरिया से जाने का प्लान बनाया। बेन नाम का वही चोर अब उन सबकी मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ मैनेजर सबसे पहले जाने की बात करता है क्योंकि उसे यहाँ फंसे नहीं रहना। वो जल्द से जल्द रस्सी पकड़कर वेंटिलेशन एरिया को ओपन करता है, पर अब बहुत सारी मकड़ियाँ उसके ऊपर कूदने लगी थीं। ये इसलिए क्योंकि मैनेजर ने ज्यादा इस वेंटिलेशन की सफाई नहीं कराई होती। उस जगह पर मैनेजर काफी पैनिक होने लगा, जिसकी वजह से शार्क का नजर उसके ऊपर चली गई और वो झपट्टा मारकर उसके बॉडी को तोड़ देती है। शार्क ने नुकीले दांत इतनी बुरी तरीके से लगाए कि उस मैनेजर का आधा बॉडी कट गई होती है। सभी एकदम दंग रह गए इस हमले को देखकर। यानी वो शार्क बड़ी और खूंखार होने के साथ साथ काफी चालाक भी है। अब तो उनमें से कईयों को लगने लगा था कि वो इस शार्क के अगेंस्ट नहीं जीत पाएंगे, यही आखिरकार उनका अंत है। वहाँ नीचे की तरफ रायन भी निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जब वो पानी में आगे बढ़ रहा था तभी शार्क उसके पीछे आ गई। अच्छी बात हुई कि वो दोनों कपल जो एक ऊंचे वाले हिस्से पर थे उन्होंने रायन को हाथ देकर खींच लिया, लेकिन उन्हें सारे चक्कर में पता चला कि उस कपल में लड़के का पैर फिसल गया है और वो पानी के अंदर गिर गया था। थोड़ी ही देर के अंदर वो शार्क बुरी तरीके से उसे काट कर लेकर चली जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर वो लड़का गिरा कैसे? कहीं उसकी गर्लफ्रेंड ने तो अपने कुत्ते का बदला लेने के लिए उसे नहीं गिरा दिया? यानी ये सारी चीजें एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई थी। पर अगर ऐसी खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पर एक पागल शार्क हमें खाने की कोशिश कर रही है और उससे बचने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छी सर्वाइवल टेक्निक आती है जो अगर यूज करेंगे तो आसानी से शार्क से बच जाएंगे। पहली बार शार्क इंसानों पर ज्यादा हमला नहीं करती, वो तो हम इंसानों को एक सी लायन या फिर कोई बड़ी मछली समझकर हम पर झपट्टा मारती है। तो अगर हम अपनी बॉडी का कलर ही चेंज कर दे या फिर कोई रंग बिरंगा सूट पहन ले जिससे कि शार्क को लगे कि ये मछली नहीं है, तब शायद एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकल सकता है उससे बचने का। और तो और हमें अपने बॉडी पर कुछ ऐसे गंदे स्मेल्स अप्लाई कर लेने हैं जिससे कि शार्क दूर भाग जाए। वो सिर्फ खून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि शार्क एक खतरनाक प्रेडेटर कम्युनिटी में आते हैं। और बाकी आई एकदम वर्स्ट कंडीशन वाली बात कि शार्क ने आप पर अटैक कर दिया है। तो जैसा कि हमें साफ पता है कि उस शार्क के सेंसिटिव हिस्सों यानी उसके गल पड़े आंखों और नाक के ऊपर पंच मारी। बार बार हमला करने पर वो आपको जब पकड़ कर रखी है तो छोड़ ही देगी। यानी शार्क से बचना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है।
अब ऊपर की तरफ कई देर बीतने के बाद पता चला बेन नाम का वो गुंडा जो कि सबसे पहले चोरी करने आया था, वो कहने लगा कि हमें शार्क को मारना होगा, इसके लिए हमें एक हुक चाहिए जो मीट वाली एरिया में रखा गया है। टियर सबसे पहले कह रहा था कि वो जाकर लेकर आएगा, लेकिन जेन जानती थी कि उसके फादर घायल हैं, इसलिए वो खुद वहां पर जाने के लिए कूद पड़ती है। जैसे जैसे जेन हुक लेकर जा रही थी तो वो शार्क उसे अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन बाकियों ने उसे खींच लिया ऊपर की तरफ। अब उन्होंने जब प्लान के अकॉर्डिंग हुक के अंदर वो मीट नीचे रखा तो पता चला वो शार्क उसे खाती नहीं, वो तो साइड से होकर चली गई है। यानी इसका मतलब यह है कि शार्क को फ्रेश मीट चाहिए। फ्रेश मीट तो यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तब जाकर बचा हुआ एक आदमी जूली नाम की एक लड़की को पकड़ लेता है, वो तो उसे मारकर नीचे फेंकने वाला था। और हमें एक शॉकिंग चीज पता चली कि जिस आदमी ने मास्क पहना हुआ था वो एक्चुअल में यही होता है। पानी के अंदर उसने किसी दूसरे इंसान को मास्क पहना दिया था। उसने तो जूली नाम की लड़की को पानी में फेंक दिया और शार्क भी उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन जॉश और बाकियों ने उस आदमी को पीछे से मार दिया और हुक फंसाकर उसे पानी में फेंक दिया था। पता चला कि अब वो शार्क उस बुरे आदमी के पीछे है। उसने इतनी बुरी तरीके से उसे इतना मार दिया कि वो हुक भी उसकी बॉडी में धंस जाता है, यानी वो शार्क भी अब बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। वहाँ नीचे रायन उसी लड़की के साथ फंसा हुआ था और वो लेडी तो बहुत पैनिक हो रही थी कि हमें कोई नहीं बचाने आएगा। अब लड़की को पता चला कि उसका कुत्ता अभी भी जिंदा है, यानी उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। रायन अब आवाज निकालकर सभी को ये बताने लगा कि वो अभी भी जिंदा है और इस सिग्नल को ऊपर मौजूद सभी सुन लेते हैं। जेन समझ चुकी थी कि ये रायन है, इसीलिए वो खुद तैरते हुए नीचे जाने लगी। जॉश भी उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। कार पार्किंग एरिया में जाकर पता चला कि वहाँ अभी भी पूरा पानी भरा नहीं हुआ है। जैसे ही रायन उन्हें दिखाई देता है वो बताने लगा कि नीचे शार्क है। जॉश और जेन तुरंत ही एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जेन नोटिस करती है कि ये उसके फादर की कार है और सीट के निचले वाले हिस्से पर एक गन भी होगी। तो जॉश अब बिना देरी किए अपनी जान खतरे में डालता है और उस गन को लेने चला जाता है। जैसे ही उसे गन मिली तो वो पानी में कूदकर फायर करने लगा। एक मोमेंट पर वो शांत रहता है और जैसे ही वो शार्क आई तो वो नीचे वाले हिस्से से उस पर क्लोज वाले एरिया से शूट कर देता है। वहाँ पूरा खून का एक धमाका हुआ और वो खतरनाक शार्क वहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि जॉश ने बड़ी बहादुरी दिखाई और सभी को खतरे से बचा लिया। बेन और एंजल देख पा रहे थे कि उस ट्रक को हटाया नहीं जा पा रहा होता। अगर वो नहीं घसकेगी तो वो बाहर कैसे निकलेंगे, इसलिए बेन ने वहाँ पर एक ब्लास्ट करने का डिसाइड किया उसकी बैटरी के अंदर। पता चला कि जो शार्क हुक में फंसी हुई होती है वो आजाद हो गई और उनकी तरफ बढ़ रही थी। जॉश वहाँ पहुँच गया होता है गन लेकर, लेकिन यही पता चला कि उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो गई हैं। बेचारा अब वो क्या करे इस कंडीशन में। तभी उसने एक छोटी सी स्टिंग गन निकाली जिसमें झटके दिए जाते हैं। वो तुरंत ही फायर कर देता है उस शार्क के ऊपर जो उसके नाक पर जाकर लगी और सेंसिटिव हिस्सा होने के कारण वो एकदम बेहोश हो जाती है। ये चीजें सभी लोग देख रहे थे तो वहाँ पर धमाका करके वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर का नजारा एकदम डरावना था क्योंकि उस सुनामी ने ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। कई रेस्क्यू टीम वहाँ से गुजर रही थी और लोगों को बचा रही थी। जॉश और वो सभी लोग खुशनसीब होते हैं कि उनकी जान बची। शायद इसके बाद वो एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर पाएंगे। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।